हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एसी ब्रिजेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एसी ब्रिजेस, राइट। तो जो भी मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा वो आपके एसएससी जेईई में आए हुए हैं, राइट। तो देखते हैं कि जितना हम पढ़े हैं उससे हम क्या एसएससी जेईई के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, राइट। तो ये देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल्स है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। मेगर क्या मेजर करता है? ऑप्शन ए है वेरी लो रेसिस्टेंस। क्या मेगर वेरी लो रेसिस्टेंस मेजर करता है? जी नहीं। आपका मेगर किस वेरी लो रेसिस्टेंस कौन मेजर करता है? केल्विन्स डबल ब्रिज आपका वेरी लो रेसिस्टेंस मेजर करता है। तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग, राइट। और कौन कौन से मेथड है आपके वेरी लो रेसिस्टेंस मेजर करने के? आपका केल्विन्स डबल ब्रिज, देन आपका आता है वोल्टमीटर एमीटर मेथड, और तीसरा है पोटेंशियोमीटर मेथड, जो हम पोटेंशियोमीटर में पढ़ेंगे, राइट। तो मेगर तो इनमें से किसी में भी यूज नहीं होता वेरी लो रेसिस्टेंस में, राइट, ठीक है। और वेरी लो रेसिस्टेंस मतलब कौन सा रेसिस्टेंस? जो आपका 1 ओम से कम हो, ठीक है। क्या इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए यूज होता है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इंसुलेशन रेसिस्टेंस हमारा हाई रेसिस्टेंस होता है, ग्रेटर देन 100 किलो ओम्स होता है। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेगर यूज करते हैं। और कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं हाई रेसिस्टेंस के लिए? डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड और लॉस ऑफ चार्ज मेथड भी, ठीक है। तो अगर मेगर की जगह यहाँ पे डायरेक्ट डिफ्लेक्शन लिखा होता या लॉस ऑफ चार्ज मेथड लिखा होता तो भी आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करते? ऑप्शन बी, राइट। और Q ऑफ अ कॉइल मतलब क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ कॉइल क्या मेगर से मेजर कर सकते हो? जी नहीं। वो किससे मेजर करते हो आपने पढ़ा है जो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में कि हम हेज ब्रिज एंडरसन ब्रिज से हम क्वालिटी फैक्टर मेजर कर पाते हैं, राइट। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। वैसे हम आंसर हमारा आ गया पर फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। हेज ब्रिज एंडरसन ब्रिज ये दोनों ब्रिज हो गए, और एक और ब्रिज पढ़ा था वो उसका नाम आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अब इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल में भी हमने बहुत सारा ब्रिज पढ़ा था। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, राइट। हेज ब्रिज था, एंडरसन ब्रिज था, और फिर आपका ओवेंस ब्रिज था। ये सब था आपका इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, पर वो आपका हाई रेसिस्टेंस, ये सब तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, राइट। इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल तो मेजर ही नहीं करता। हमको आंसर मिल चुका है जो कि है इंसुलेशन रेसिस्टेंस या हाई रेसिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। नाउ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद द डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इन एन इंसुलेशन मेगर ड्यू टू एजिंग द मेगर रीडिंग विल बी। देखो, जब मैंने लेक्चर मेगर के बारे में जो लेक्चर बोल रहा था मैं, तो उसमें लास्ट में मैंने आपको यही बोला था कि मेगर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोला गया था कि जो हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं आपका फील्ड प्रोवाइड करने के लिए, उसका अगर आपका मैग्नेटिज्म कम हो गया ड्यू टू एजिंग, ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ अगर कम हो गया ड्यू टू एजिंग, तो होगा क्या कि जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट के कारण ही फील्ड सेटअप हो रहा है, और उस फील्ड के बीच में हम प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल को रख रहे हैं। अगर फील्ड ही कमजोर हो गया तो टॉर्क डेवलप्ड कमजोर हो जाएगा, और टॉर्क डेवलप कमजोर होने से जो आपकी वैल्यूज आएंगी या रीडिंग आएगा वो लोअर देन प्रीवियस वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू आएगा, राइट। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ऑप्शन बी यहां पे गलत हो गया, सी गलत हो गया, और डी भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में आया था। देखो मेगर से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। थर्ड, अ स्टैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल कॉइल एंड कंपनसेटिंग कॉइल इज यूज्ड इन मेगर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ। देखो मेगर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? मेगर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में हमने पढ़ा था कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते थे? करंट कॉइल या कंट्रोल कॉइल के साथ कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते थे, राइट, जो उसके फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देता था। तो अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे तो आपने ये पॉइंट लिखा होगा, ठीक है। तो यहां पे भी ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ये ऑप्शन सी, ठीक है। तो थर्ड का आंसर क्या हुआ? अ स्टैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल कॉइल एंड कंपनसेटिंग कॉइल इज यूज्ड इन मेगर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल कॉइल और कंपनसेटिंग कॉइल को यूज करते हैं, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एम्प्लॉय अ नल मेथड ऑफ मेजरमेंट।
नल मेथड मतलब ये क्या, देखो जो आपका डिटेक्टर यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में आपका जीरो डिटेक्ट कर, मतलब आईडी इज इक्वल टू जीरो हो रहा था ब्रिजेस के केस में, राइट। और वैसे ही पोटेंशियोमीटर जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी नल डिटेक्टर यूज होता है। पर क्या मैंने मेगा में एक बार भी बोला कि इसमें कुछ नल डिटेक्टर या कोई यहाँ पे करंट इज इक्वल टू जीरो हो रहा है? जी नहीं। तो वैसे ही इसका भी आंसर क्या होने वाला है, ये आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एम्प्लॉय अ नल मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो मेगर में हम नल डिटेक्शन का यूज नहीं करते हैं, राइट। तो डीसी पोटेंशियोमीटर में आप पढ़ेंगे कि एक बैलेंस कंडीशन होता है, वहां पे नल डिटेक्शन मेथड या नल मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। केल्विन डबल ब्रिज में तो आपको मैंने दिखाया ही है डायग्राम में कि डिटेक्टर था, डिटेक्टर जब आपका बैलेंस हो जाएगा ब्रिज तो डिटेक्टर में करंट भी जीरो हो जाएगा, तो वही आपका है नल मेथड। एसी पोटेंशियोमीटर उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, नल मेथड का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, मेगर, राइट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसी ब्रिजेस इज प्रिफर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई क्यू फैक्टर। अब देखो हाई क्यू फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे वर्ड क्या है, हाई। तो आपको पता है कौन कौन सा ब्रिजेस हम पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ओवेन्स ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ठीक है। और कौन सा था, हेज ब्रिज। तो H फॉर हाई, H फॉर हेज ब्रिज। तो ऑप्शन ए ही क्या है हमारा, हेज ब्रिज, राइट, ठीक है। तो हेज ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई क्यू फैक्टर। मीडियम क्यू फैक्टर कौन सा होता है, 1 to 10 के बीच में। हाई क्यू फैक्टर मतलब कि Q इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, Q यहां पे ग्रेटर देन 10 होगा। और अगर मैक्सवेल ब्रिज की बात की जाए तो मैक्सवेल ब्रिज क्या करता था, मीडियम क्यू फैक्टर को मेजर करता था 1 to 10 के बीच, राइट। और डी शॉर्टी ब्रिज क्या करता है, डी शॉर्टी ब्रिज हमारा कैपेसिटेंस को ही मेजर करता है। वेन्स ब्रिज किसको मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, राइट। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एसी ब्रिजेस में। मैंने बोला था कि डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है कि कौन सा ब्रिज का क्या क्या यूसेज है, कौन सा ब्रिज कितना क्यू कॉइल को मेजर करता है। तो वो सब अगर आप याद करेंगे तो ये एसी ब्रिजेस से आए हुए एसएससी जेईई में क्वेश्चन आपसे एकदम आराम से बन जाएंगे, अगर आप प्रॉपरली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और नोट्स मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, द एसी ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर इज। डाइलेक्ट्रिक लॉस का मैंने पॉइंट लिखवाया था आपको, किसमें लिखवाया था, शेयरिंग ब्रिज में, राइट। देखो याद ना हो तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। एंडरसन ब्रिज किसको मेजर करता है, इंडक्टेंस को मेजर करता है, राइट। तो एंडरसन ब्रिज तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमको बात किसका करना है, डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करना है। तो एंडरसन ब्रिज आपका इंडक्टर को मेजर करता है। वेन्स ब्रिज किसको मेजर करता है, आपका फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटर को मेजर करता है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक लॉस हम निकाल सकते हैं। देन अगर आपकी बात हो हेज ब्रिज की, तो हेज ब्रिज भी आपको क्या मेजर करता है, इंडक्टेंस को मेजर करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन, ये भी हमारा एसएससी जेईई में आया हुआ था। नाउ 7th क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस इज जनरली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो कैपेसिटेंस। ऐसा कौन सा ब्रिज है जो फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों को मेजर करता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, तो इसमें हम नया चीज सीखेंगे 7th क्वेश्चन में कि देखिए इसमें क्या होता है कि वेन्स ब्रिज आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हेज ब्रिज सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस को मेजर करता है। तो राइट, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि हेज ब्रिज क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस तो बिल्कुल मेजर कर ही नहीं पाता हेज ब्रिज, ठीक है। वैसे ही ओवेन्स ब्रिज भी गलत हो गया, राइट। शेयरिंग ब्रिज और वेन्स ब्रिज में आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि शेयरिंग ब्रिज तो कैपेसिटेंस मेजर कर लेता है, वेन्स ब्रिज फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेता है। तो दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा, तो मैं आपको बता दूं सही आंसर है वेन्स ब्रिज। क्यों, क्योंकि आपका शेयरिंग ब्रिज सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस मेजर करता है, और जो वेन्स ब्रिज का फॉर्मूला है अगर आपको याद हो, F इज इक्वल टू 1/2 पाई R1 R2 C1 C2 था, ठीक है। ये फॉर्मूला था, इससे आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। अब यहीं से आप चाहे तो कैपेसिटर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, या तो फिर आपको याद होगा पेज, अगर आप नोट्स मेंटेन कर लोगे तो मैंने आपको एक बैलेंसिंग कंडीशन दिया था वेन्स ब्रिज में। तो उस बैलेंसिंग कंडीशन क्या था, रेशियो था रेसिस्टर्स और कैपेसिटर्स का। तो उस बैलेंसिंग कंडीशन से भी आप कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 7th का वेन्स ब्रिज, जो आपका कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों को मेजर करता है, राइट। तो 7th का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ 8th क्वेश्चन यहां पे देखो,
ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया है एसएससी जेई में। मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल बेस्ड आने की बहुत कम चांसेस है, और अगर आया भी तो एकदम इजी वाला आएगा जिसका आप फॉर्मूला तुरंत डिराइव कर लोगे। जो टफ फॉर्मूला वाले थे वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एकदम इजी फॉर्मूला जो अगर आप भूल भी जाओ तो तुरंत एग्जाम हॉल में डिराइव कर सकते हो। तो देखो कौन सा ब्रिज गिवन है, इन द मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज आपको याद करो, दो ब्रिज पढ़े हैं मैक्सवेल का, इंडक्टेंस ब्रिज और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ये कौन सा है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, हमको Rx और Lx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बैलेंस करके ब्रिज को। तो ये करना कैसे करेंगे, आपको या तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं भी है तो क्या कर सकते हो आप, डिराइव कर सकते हो तुरंत। कैसे डिराइव करोगे, यहां पे जैसे सपोज कीजिए किसी को फॉर्मूला याद नहीं हुआ और वो कंफ्यूज हो गया कि भाई क्या वैल्यू था, मेरे को याद नहीं आ रहा है ढंग से। ठीक है, और देखो यहाँ पे ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसमें आपको याद नहीं आएगा कि ये R1 ये R1 हो गया, ये R2 है कि ये R3 है, ये R4 है, मतलब आपको याद नहीं आएगा। तो उसमें आप कैसे करोगे, आप खुद ही तुरंत से डिराइव कर लो। ये आपका हो गया Z1, Z2, Z3 और ये Z4। ठीक है, Z4 हो गया। तो आपको पता है कि बैलेंस कंडीशन में एसी ब्रिजेस में क्या होता है, पैरेलल ब्रांचेस का प्रोडक्ट इक्वल होता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट हमको पता है। तो Z1 किसके इक्वल है, Rx प्लस j ओमेगा Lx के इक्वल। Z4 किसके इक्वल है, अगर आप देख रहे हो तो R4 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको पता है R4 प्लस 1 प्लस j ओमेगा C4 R4 के इक्वल है कि नहीं। और देखो कभी भी डिराइव करते समय अगर आपको फॉर्मूला भूल चुके हो और अगर आपको फॉर्मूला एग्जाम हॉल में डिराइव करना है तो पहले ही वैल्यूज को पुट मत करना। वैल्यूज को पुट करने से फिर आपको कैंसिलेशन करने में और डिराइव करने में दिक्कत होगा। तो आप क्या करो, पहले R1 X1 और ये Z1 Z2 Z3 इनके टर्म्स में डिराइव करो। जब आपके पास फॉर्मूला आ जाए उसमें वैल्यू पुट करना, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो R4 प्लस j ओमेगा C4 R4, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और इधर क्या आ गया आपके पास R2 इंटू R3, राइट। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R4 RX प्लस j ओमेगा LX R4 प्लस R2 R3 प्लस j ओमेगा C4 R4 R2 R3, राइट। यहां पे आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब देखो रियल पार्ट को इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है। तो R4 RX इज इक्वल टू R2 R3। तो RX की फॉर्मूला क्या आ गई हमारे पास, R2 R3 अपॉन R4। ठीक है, ये देखो कितने जल्दी डिराइव हो गया। अगर आप भूल भी चुके होगे फॉर्मूला तो भी आप तुरंत यहां पे डिराइव कर सकते हो एग्जाम हॉल में, राइट। आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि रट के आप क्या करो, गलत आंसर को क्लिक कर दो। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला रटे रहोगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ कि किसी को इसको Z3 मान लो, इसको Z2 इसको Z4 मान लो, तो उसमें आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो उससे अच्छा खुद ही कंफ्यूजन हो रहा है तुरंत डिराइव कर लिए एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देकर हम अगर डिराइव कर लेंगे, पर अगर आंसर सही आ रहा है तो वो वर्थ इट रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास Lx का। अब वैल्यूज पुट कर दो। R2 क्या है भाई, R2 हमारा है 750, R3 क्या है 2000, ठीक है, और आपका R4 क्या है 4000। तो ये कितना हो गया, 1 जार 2 जार 2, ये आपका हो गया 3, ठीक है 75, 375 आ रहा है। ये कौन सा 375, देखो ये पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, RX बस निकालना था, RX ही निकालने से करेक्ट हो गया आंसर। 75 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 37.5 भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। पर फिर भी चेक कर लेते हैं, LX की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0.05 माइक्रोफैरेड इंटू R2 कितना है 750 इंटू 2000। इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 टू द पावर -3 हो गया, ये कट गया, और आपके पास कितना आ गया 0.01 हो गया। ये 0.1 इंटू 75 इंटू 10 टू द पावर -3, तो डेट विल बी आपका कितना हो गया, ये 750 है, 750 आ गया आपका 75 मिली हेनरी, राइट। तो ऐसे करके ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। तो देखिए कितने आराम से फॉर्मूला भूलने पर भी या सर्किट आपको थोड़ा बहुत इधर टेढ़ा बेढ़ा करके भी, हम लोग कैसे पढ़े थे, हम लोग ऐसे करके रखे थे ना सर्किट को, तो उसमें भी अगर आपको दिक्कत होगा नंबरिंग में
तो भी आप क्या कर सकते हो, तुरंत डिराइव किए और तुरंत ऑप्शन को क्लिक किए, इंस्टेड ऑफ कि आप रिमेंबर करने की कोशिश करो, याद करने की फॉर्मूला की कोशिश करो, आप तुरंत, अगर आपको प्रोसीजर पता है तो आप तुरंत डिराइव कर सकते हो और करेक्ट आंसर को एकदम कॉन्फिडेंस से क्लिक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपके एसी ब्रिजेस के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।